बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज शुएब तारिक फ्रॉम mastery.com। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स। और अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता चलूं, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई से नई इंफॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन पैनल में मिल जाए। तो चलते हैं आज अपनी वीडियो की तरफ। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या चीज है? मीन्स के केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट जो रिलेट होते हैं वो होती हैं हिस्ट्री पर्सपेक्टिव के स्टार्ट से, कि मतलब के केमिस्ट्री के अंदर स्टार्टिंग हिस्ट्री किस तरह से हुई। फिर उसके बाद हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम एटम्स के अंदर जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। फिर मॉलिक्यूल्स के बाद मॉलिक्यूलर आयंस, फिर मॉलिक्यूलर आयंस के बाद हमारे पास डिफरेंट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ना वो हम वन बाय वन आज क्या करते जाएंगे, स्टडी करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले एटम्स की तरफ। तो व्हाट इज एटम्स? एटम्स क्या होते हैं? तो एटम्स को स्टडी करने से पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री पर्सपेक्टिव के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एटम जो है उसकी डेफिनेशन के बारे में हमारे जितने भी साइंटिस्ट थे, ग्रीक फिलोसोफर, लैटिन फिलोसोफर, इंग्लिश केमिस्ट, ये सारे के सारे एटम्स की डेफिनेशन की तरफ क्या करने शुरू हो गए कि डिस्कवरीज करना स्टार्ट हो गए कि एटम होता क्या। तो सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर ने हमें ये चीज बताई कि एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जिसको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते। मीन कि एटम जो है वो एक क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। ठीक है। फिर उसके बाद डेमोक्रेटस एक साइंटिस्ट आया, उसने हमें ये बताया कि एटम जो है ना वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम है और जो कि वर्ड डिराइव किया गया है एटोमॉस से। अब एटोमॉस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल। तो मतलब दो साइंटिस्ट, एक ग्रीक फिलोसोफर और एक डेमोक्रेटस ने हमें यह चीज बताई कि एटम जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। फिर उसके बाद मजीद डिस्कवरीज होती गई। तो एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में भी डिस्कवरी होती गई कि एटम्स जो है उसके अंदर एक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंड मेनी हंड्रेड इस तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है ना वो डिस्कवर होंगे। फिर इसका मतलब यह हुआ कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो इंडिविजिबल है, मीन कि उसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि एटम्स की प्रॉपर डेफिनेशन अभी रिक्वायर्ड नहीं हो सकी, तो हम प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ करते हैं। फिर उसके बाद जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट आया जो कि इंग्लिश स्कूल टीचर था। ठीक है। इसने हमें क्या बताया? इसने हमें एक एटम के डेफिनेशन के बारे में बताया ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो इसने हमें यह बताया कि एक मैटर जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और एटम जो है ना वो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। इसके बाद के कहने का मतलब क्या है? इसके बाद के कहने का मतलब ये है कि सपोज कर ले आपके पास कोई भी मैटर है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स है। मीन के सपोज उसके अंदर कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, तो ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हो गए। तो एटम का जो मैटर होता है, ठीक है, मैटर जो है वो कंपोज होता है हमारे पास मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स जिनके डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एक प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ हम पहुंच गए कि एटम की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। तो प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो ये है कि अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब क्या है कि एटम जो है वो हमारे पास किसी भी एलिमेंट का एक बहुत छोटे से छोटा पार्ट होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। सपोज करें आपके पास एक वाटर है, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है वो एक हमारे पास क्या एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो कि कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के स्मॉलेस्ट पार्टिकल के साथ, तो इनके दरमियान एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम नाम दे देते हैं कि वो एटम है। ठीक है। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन होगी। फिर उसके बाद एटम जो है वो कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एज फंडामेंटल पार्टिकल। एटम्स के अंदर मैनी फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। लेकिन इन सब के अलावा जो फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी एटम के वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। बाकी जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उसको हम थोड़ा सा कंसिडर नहीं करते अगर एज के ये वो ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चला जाएगा। तो जो बेसिक हमारे पास चीजें हैं वो ये 3 चीजें होती हैं। फिर उसके बाद एक नया साइंटिस्ट है जिसका नाम है जे बर्जेलियस। अब जे बर्जेलियस एक साइंटिस्ट ऐसा जिसने क्या किया था, किसी भी एटम्स है ना उनके एटॉमिक मैसेज को डिस्कवर करते हैं।
ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होती गई, डिस्कवरीज की तरफ जाना शुरू हो गए हम, कि हमें एटम्स की प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में भी पता चल गया, फिर हमें एटम्स के एटॉमिक मैसेज के बारे में भी हमें आसानी से पता चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम एविडेंस ऑफ एटम। अब एविडेंस मतलब कि एटम की गवाही, एविडेंस क्या चीज है, कौन कौन से शवाहिद है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है जिसके जरिए हम एटम्स को देख सकते हैं, एटम्स को विजिबल कर सकते हैं। तो एटम एक बहुत छोटे से छोटा जरा होता है जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसको देखने के लिए या तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है या फिर हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, बिकॉज ये नेक्ड आई विजिबल रीजन के अंदर हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर देखना जो है ना वो नामुमकिन होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए एटम का जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है जो कि आपके पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए किसी भी एक कार्बन का एक एलिमेंट होता है ग्रेफाइट, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि ये डार्क स्पेसिस है और ये व्हाइट जो है वो एम्प्टी स्पेसिस मौजूद है। मींस के एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक डार्क स्पेसिस होती है और एक एम्प्टी स्पेसिस होती है। तो ये एक प्रॉपर हमारे पास जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हमें ये विजिबल होता है। फिर उसके बाद डिस्कवरीज होती गई तो हमारे पास एक्सरेज जब डिस्कवर्ड होगी तो एक्सरेज जो है उसके जरिए हमें आसानी से किसी भी एटम की क्लियर पिक्चर जो है ना वो नजर आ जाती है। ठीक है, एक्सरेज क्या होती है, एक्सरेज जो है ना वो खास किस्म की रेडिएशन होती है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर या एटम के ऊपर फॉलो आउट की जाती है तो उसकी एक क्लियर कट पिक्चर जो है वो हमें कंप्यूटर के जरिए नजर आ जाती है। तो एविडेंसेस ऑफ एटम हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी मिल गए हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी मिल गए, और थर्ड से है ना जब 20वीं सदी स्टार्ट हुई थी तो हमें जैसे जैसे एक्सरेज डिस्कवर होती गई तो हमें एटम की एक क्लियर कट पिक्चर जो है ना वो मिल गई। तो ये सारी चीजें हमें ये बताती हैं कि एटम का जो वजूद है वो हमारे एरिया के अंदर या हमारे कायनात के अंदर एटम का वजूद है। ठीक है, तो यहाँ ये मैंने चीजें एक्सप्लेन की हुई है कि एटम का जो मास होता है वो भी हमारे पास डिस्कवर हो गया है और वो रेंज होता है 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 ग्राम, यानी कि बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल है तो उसका मास भी उसके हिसाब से बिल्कुल माइन्यूट है। इसी तरह एटम का जो डायमीटर होता है मींस के एटम का साइज कितना है तो वो 0.2 नैनोमीटर होता है। तो ये सारे एविडेंसेस हैं जिसके जरिए हम ये बता सकते हैं एटम्स का वजूद है। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं जो कि है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अब आपके पास एक एटम है, एटम एक या एक से ज्यादा एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन कर देंगे तो वो बन जाएंगे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन बन जाती है मॉलिक्यूल की कि वो मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मॉलिक्यूल हम इस चीज को बोलते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो आपके पास किसी भी सब्सटेंस का वो छोटे से छोटा पार्ट या वो छोटे से छोटा पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है यानी कि रह सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती है, इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास हो सकते हैं वाटर, जैसे कि वाटर एक हमारे पास मॉलिक्यूल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो एक मॉलिक्यूल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ग्रेट एग्जांपल कहलाती है किस चीज की, मॉलिक्यूल की। अब इसी तरह मॉलिक्यूल के अंदर एक और डेफिनेशन होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एटॉमिसिटी क्या होती है। और व्हाट इज एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी जो है वो इस चीज को बोलती है कि आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उन टोटल नंबर ऑफ एटम्स की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर H2O की एग्जांपल है तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 1, मींस के दो हाइड्रोजन के एटम है एक ऑक्सीजन का, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी 3। तो एटॉमिसिटी ऑफ H2O इज 3। तो ये क्या है, एक ग्रेट एग्जांपल। इस तरह ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है आपके पास, तो ऑक्सीजन के अंदर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी तरह बहुत ज्यादा हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर जैसे कि शुगर है, जिसके अंदर ग्लूकोज है, उसके अंदर C6H12O6, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है उनको हम कलेक्ट कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एटॉमिसिटी कहलाएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा मॉलिक्यूल जो है वो हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि सिंगल एटम्स के ऊपर मुश्तमिल होंगे, जैसे कि नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये सिंगल एटम्स होते हैं। इसी तरह डायटॉमिक मॉलिक्यूल
ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो एटम्स होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास H2 और O, ये हमारे पास क्या है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी तरह सॉरी ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके अंदर दो एटम्स मौजूद है। इस तरह ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर वाटर की एग्जांपल है। इसी तरह पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल मींस के 3 to many जो है वो हमारे पास एटम्स मौजूद होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह मॉलिक्यूल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मॉलिक्यूल्स का मतलब है मॉलिक्यूल मींस के ऐसे मॉलिक्यूल जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। और मैक्रो मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे, मैक्रो का मतलब होता है बिगर, लार्जर, मॉलिक्यूल का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स मींस के ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर वाटर है और हमारे पास ग्लूकोज है, तो मैं दो एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ कि माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि माइक्रो मॉलिक्यूल सपोज कर लेंगे हमारे पास जो है ना वो H2O जो है वो एक मॉलिक्यूल है, और इसी तरह C6H12O6। अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा कम है, मींस के 18 ग्राम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ना वो क्या है, वो ज्यादा है। तो हम इसको हम एज ए एग्जांपल ले सकते हैं माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। तो माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स को हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग टू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड डेफिनेशन की तरफ, जो कि हमारे पास है आयंस। अब आयंस क्या होते हैं, आयंस जो है वो हम उस स्पीशीज को बोलते हैं, उस केमिकल स्पीशीज को बोलते हैं जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद होता है, मींस अ चार्ज स्पीशीज कॉल्ड एज आयंस। अब चार्जेस जो है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं या तो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो उसको समझने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। आयंस की फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि जब आप हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किसी भी एटम्स के अंदर से पास आउट करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है ना वो उस मॉलिक्यूल के अंदर ट्रैप हो गए, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रैप होने के जरिए हमारे पास उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज मींस के एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली एक ये प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है कि मॉलिक्यूलर आपके पास कोई सपोज करने कोई भी एलिमेंट है या एटम है, उसके ऊपर आपने हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास आउट किया, तो इलेक्ट्रॉन वहां से एग्जिट हो गया, मींस कि उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हो गई है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो आयंस जो है ना वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो आयंस को केटायंस किसको बोलते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उसको हम बोलते हैं केटायंस, और नेगेटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं। इसकी एग्जांपल के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं कि केटायंस आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए हमारे पास जो एलिमेंट बन सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसके ऊपर 1+ चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल क्या कहलाती है, केटायंस की एग्जांपल कहलाती है। इसी तरह और भी बहुत ज्यादा मेटल होती हैं, जैसे कि आयरन एक मेटल है हमारे पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो हमारे पास ये केटायन बचेगा। इसी तरह आयरन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो हमारे पास ये केटायन कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह एनायन जो है वो फॉर्म होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं कि कोई भी आपके पास जैसे कि सपोज कर लेंगे नॉन मेटल क्लोरीन जो है, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा, ठीक है। इसी तरह और भी एनायन हमारे पास एटम्स होती हैं, जैसे कि SO4 जो है 2 नेगेटिव, ये हमारे पास जो है ना वो एनायन कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स एनायन कहलाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब कौन से एटम्स कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, गेन करेंगे, ये डिपेंड करते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी और आयन मींस के कौन सी उसकी आयनिक करैक्टर हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, लॉस करेंगे, वो डिपेंड करते हैं उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि है मॉलिक्यूलर आयन। अब मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक एटम है, जब वो गेन और लॉस करते हैं तो हमारे पास आयंस की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है, जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लॉस करेगा तो वो क्या फॉर्मेशन करेगा, मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन करेगा। सिमिलरली अब ये भी कैसे फॉर्मेशन होगी कि आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के ऊपर हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप पास आउट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन या तो लॉस हो जाएगा या तो गेन हो जाएगा।
अब इलेक्ट्रॉन के लॉस होने के जरिए हमारे पास बन जाएगा मॉलिक्यूलर केटाइन। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के गेन होने की वजह से क्या बन जाएगा मॉलिक्यूलर एनाइन। ठीक है, तो व्हेन मॉलिक्यूल लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म मॉलिक्यूलर आयन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मीथेन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन जो है वो हम पास ऑन करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर केटाइन मॉलिक्यूलर एनाइन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर आयन की इस तरह से दो तरह के हो सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर केटाइन की एग्जांपल एक CH4 है। इसी तरह हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हमारे पास क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये क्या कहलाएगा मॉलिक्यूलर केटाइन। इसी तरह N2 जो है वो हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि मॉलिक्यूलर केटाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरह मॉलिक्यूलर एनाइन क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को तो वो मॉलिक्यूलर एनाइन फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर केटाइन होते हैं वो मोस्ट अबंडेंटली पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर केटाइन। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना इजी होता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करना जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, बिकॉज मॉलिक्यूल का साइज जो है ना वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है। तो मॉलिक्यूल का साइज बहुत लार्ज होने की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रैप होना जो है वो बहुत कम चांसेस होते हैं, तो इसलिए मॉलिक्यूलर केटाइन जो है वो मोर अबंडेंटली पाए जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? आपके पास किसी भी एलिमेंट का मास है, आप उसको क्या करते हैं रिलेट करते हैं कार्बन 12 मास, तो वो क्या बन जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। मीन इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इसकी डेफिनेशन बनेगी कि आपके पास मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज अ 12। मीन के कार्बन का जो मास होता है वो 12 ग्राम, 12 एटॉमिक मास यूनिट। आपने जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिलेट करें, कंपेयर करें कार्बन 12 आइसोटोप के एटॉमिक मास, तो वो क्या कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। इसकी एग्जांपल बुक्स में बहुत ज्यादा मौजूद है, वो भी हम देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन की तरफ मूव कर रहे हैं वो है आइसोटोप। अब आइसोटोप क्या होते हैं? तो आइसोटोप जो है वो हम किसी भी एलिमेंट्स के वो किसी भी एटम के एलिमेंट्स को वो उसको डिस्कवर कर सकते हैं कि जिसके एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होते हैं। मीन इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब कोई भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब ये होता है कि उनके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, और डिफरेंट मास नंबर है। मास नंबर डिफरेंट किस तरह से हो सकते हैं कि जब आपके पास किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स की जो तादाद होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है, जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमारे पास 6 है। इसी के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो भी 6 होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जब हम कलेक्ट कर लें तो हमारे पास बन जाता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो आइसोटोप्स को हम एक और डेफिनेशन से भी बता सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट हो। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से मास के अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप्स का फिनोमेना है, इसके एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, इसके 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड रेडियम। अब इनके एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, लेकिन इनके एटॉमिक मासेस जो है वो डिफरेंट है। इसको हम एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। इसी तरह कार्बन है, कार्बन के भी हमारे पास 2 आइसोटोप्स हैं, एक है हमारे पास कार्बन 12, एक है कार्बन 13। ठीक है, इस तरह निकल है, निकल के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 5 आइसोटोप्स होते हैं। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कैल्शियम के 6 आइसोटोप्स होते हैं एंड प्लैटिनम के 9 आइसोटोप्स होते हैं। और सबसे ज्यादा एलिमेंट जो है, सबसे ज्यादा आइसोटोप जो है वो किसके होते हैं? टिन के आइसोटोप्स होते हैं, जो कि 11 आइसोटोप्स है। इसकी एग्जांपल बुक में भी मौजूद है, मैंने यहाँ पे भी डिस्कवर कर दी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अब रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी आइसोटोप है, ठीक है, एलिमेंट है, उसके डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। अब डिफरेंट आइसोटोप्स में से हर एलिमेंट की अपनी अपनी परसेंटेज होती है, अपनी अपनी अबंडेंस होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। मींस के जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हमारे पास जो है ना वो हाइड्रोजन है।
ठीक है। हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटॉप्स हैं, अब इन तीनों आइसोटॉप्स में से एक ऐसा आइसोटॉप्स होगा जो कि नेचुरली तौर पे ज्यादा अबंडेंटली पाया जाएगा, मीन कि उसकी परसेंटेज 100 में से मैक्सिमम होगी, ठीक है। जो दूसरा आइसोटॉप है उसकी परसेंटेज कम होगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, इसके 2 आइसोटॉप्स मैंने यहाँ पे गिवन है, तो इसके अंदर एक आइसोटॉप है जो कि 99.98% जो है ना वो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, तो इसकी नेचुरल अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स कितनी पाई जाएगी, 99%। और जो दूसरा हमारे पास आइसोटॉप है उसकी परसेंटेज कम पाई जाती है, तो ये है हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के आइसोटॉप प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम के अंदर, ठीक है। तो यानी कि जितने भी आइसोटॉप्स होंगे उन आइसोटॉप्स में से एक ऐसा आइसोटॉप होगा जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, दूसरा जो आइसोटॉप्स होगा उसकी परसेंटेज कम होगी। ये इक्वल परसेंटेज भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है एटम टू एटम, ठीक है। इसी तरह कार्बन है, कार्बन के 2 आइसोटॉप्स हैं, तो कार्बन 12 आइसोटॉप जो है वो हमारे पास 98.89% जो है ना वो एग्जिस्ट करता है, जबकि कार्बन 13 आइसोटॉप जो है उसकी परसेंटेज जो है ना वो 1.107। तो ये रिलेशनशिप हमें ये बताता है कि कौन सा आइसोटॉप कितने परसेंटेज के अंदर अर्थ करने के अंदर पाया जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद टॉपिक जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।